नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने जाना कि ताप, घनत्व, आयतन क्या होता है और मापन में अनिश्चितता क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चरघातांकी संकेतन होता है उसका प्रयोग गुणा और भाग में और जोड़ घटाना में कैसे किया जाता है। गुणा भाग में चरघातांकी संकेतन का प्रयोग इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर 5.6 × 10⁵ गुणे 6.9 × 10⁸ को का गुणा आपस में गुणा करना है तो उसके लिए पहले क्या करते हैं कि जो बिना घात वाली संख्याएं हैं उन्हें लिखते हैं। 5.6 × 6.9 को एक साथ लिखते हैं। फिर जो 10 की घातें चढ़ी हुई हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं। तो 10 की घात 5 है और यहाँ पे भी 10 की घात 8 है। तो 10 की घात 5 और प्लस 10⁵ प्लस 8 कर लिखते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसा कि हम पहले भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब भी बेस एक समान हो और आधार एक जैसे हो और घातें भिन्न हो और जब गुणा होता है तो क्या होती है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो वही नियम यहाँ पे लागू होगा। 10 की घात 5 धन 8 हो जाएगा। आपस में 5.6 6.9 का गुणा करते हैं तो 38.64 आता है और यहाँ पे घातें जुड़ने के कारण 10 की घात 13 हो जाता है। अब हम एक स्थान बाईं ओर चलते हैं तो जो घात है वो एक बढ़ जाती है। दशमलव से एक स्थान बाईं ओर जाते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर एक दो संख्या के बाद तो यहाँ लगाइए, एक स्थान और पीछे चला जाता है दशमलव। तो यहाँ पे एक 13 धन 1 हो जाता है, 10 की घात 14 हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है 3.864 × 10 की घात 14। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा कि अगर आधार समान है तो घातें जो हैं आपस में जुड़ती हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 9.8 × 10 की घात -2 है गुणे 2.5 × 10 की घात -6 है। इसे सॉल्व करने पर जो बिना घात वाली संख्या है उन्हें एक साथ लिखते हैं। 9.8 × 2.5 को एक साथ लिखते हैं और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, घातें जुड़ेंगी क्योंकि आधार समान है। आधार लिखेंगे 10 और घातें माइनस में है, ऋणात्मक हैं, तो -2 प्लस -6, -2 प्लस -6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -6 या ये हो जाएगा -2 -6। क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में गुणा होकर के माइनस हो जाता है, -6। अब जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है और जो बड़ी वाली संख्या के साथ चिन्ह होता है वो वही लगता है। यानी कि माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो वो माइनस ही लग जाएगा, लेकिन ये क्या होंगी, संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जब ऋण रहता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 24 यहाँ पे सॉल्व करने पे आया 24.50 × 10 की घात -8। अब क्या होगा, यहाँ पर भी एक संख्या के पीछे चला जाएगा दशमलव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दशमलव एक स्थान पीछे चला जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो चूंकि ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो -8 में से +1 घटाएंगे तो आएगा क्या, -7 हो जाएगा। तो 2.450 × 10 की घात 7 इसका आंसर होगा। अब एक नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। भाग में कैसे यूज होता है। भाग में 2.7 × 10 की घात 3 है, उसमें 5.5 × 10 की घात 4 से भाग किया जाएगा। तो क्या होगा कि जो नॉर्मल संख्याएं हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं। 2.7 बटे ये भाग का निशान बटे
5.5। फिर जो 10 की घात है यहाँ पे भी बेस बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो घातें होती हैं, घातें क्या होती हैं, घटती हैं। कैसे? नीचे वाली घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 10 की घात 3 था और बेस एक वही सेम है, तो एक बार लिखा जाएगा 10 की घात -4। अब यहाँ पर इसका आपस में जब हमने भाग किया तो आया 0.4909 गुणे 10 की घात माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 4.909 4.1 संख्या जो माइनस है वो दाईं तरफ खिसक एक संख्या जो दशमलव है वो दाईं तरफ खिसक जाएगा। 4.909 गुणे 10 की घात -8 हो जाएगा। यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा? क्योंकि -1 घटाया जाएगा, तो चूंकि जब घटाएंगे -1 करेंगे तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो वो प्लस हो जाएगा और -8 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक रहा है, इसीलिए ये निशान माइनस में होगा। जोड़ तथा घटाना करने के लिए संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उनके चरघातांक समान हो। उसके बाद संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। चरघातांक मतलब जो यहाँ पे घातें लगी हुई हैं उन्हें समान किया जाता है पहले। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 6.65 × 10⁴ प्लस 8.95 × 10⁻³ कर जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे जब, तो उसके लिए पहले इसके जो ये चर घातांक हैं इन्हें समान करना पड़ेगा। अब ये समान कैसे होंगे? या तो इस 4 को 3 बनाया जाए, या तो इस 3 को 4 बनाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस 3 को 4 बनाते हैं। यहाँ पे 6.65 × 10⁴ प्लस ये 4 कैसे बनेगा? इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए दशमलव को बाईं ओर खिसकाना पड़ेगा। तो 895 जो है, इसमें दशमलव यहाँ पे लगा था, उस दशमलव को 8 के पीछे ले आते हैं और यहाँ पर 10 की घात 4 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं तो हमारे चरघातांक समान हो गए। अब संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 की घात 4 तो वही रहेगा सेम, लेकिन क्योंकि 10 की घात 4 इसमें भी है, तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो भी 10 की घात 4 सेम रहेगा, वही रहेगा। और इन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए 6.65 प्लस 0.895 करते हैं। नाइन 5 14 1 और 7 और 8 15 1 कैरी, यहाँ पे भी 1 कैरी हो जाएगा, और 6 और 1 7 एंड 0.1 2 3 4 5 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 7.545 × 10⁻14। कहने का मतलब है कि जब हमें जोड़ अथवा घटाना दोनों में ही क्या करना होगा, 10 की जो घातें हैं, जो चर घातांक हैं, उसे बराबर करना होगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। यही नियम माइनस के लिए भी लागू होगा और यही नियम प्लस के लिए भी लागू होगा।
अब हम समझते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ प्रमुख नियम हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, कहने का मतलब है जिनमें ज़ीरो नहीं होता है, जो ज़ीरो नहीं होता है वो अंक सार्थक होता है। यानी कि देखिए 285 में 285 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक है? 1, 2, 3 सार्थक अंक है। 0.25 मिलीलीटर में कितने सार्थक अंक हैं? 2 हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद हैं 1, 2, ज़ीरो नहीं है ये, तो ये क्या है? सार्थक अंक है। अब एक पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम, सार्थक अंक के जो नियम हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए थोड़े ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे 0.03 में एक सार्थक अंक है। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, यानी कि इससे पहले आने वाला जो शून्य, ये फर्स्ट ज़ीरो है, और इससे पहले आने वाला शून्य ज़ीरो नहीं, सार्थक नहीं है। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बता रहा है। ये केवल दशमलव की स्थिति को बता रहा है, चाहे हम 0.3 लिखें या फिर 0.3 लिखें, बात तो एक ही होगी। तो इसीलिए ये इस ज़ीरो के पहले आने वाला जो भी सार्थक जो भी अंक है, ये ज़ीरो है जो भी नहीं। अगर यही 1 होगा तो वो सार्थक अंक में गिना जाएगा, लेकिन ये 0 है तो ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा ज़ीरो केवल शून्य, केवल दशमलव की स्थिति को बताने के लिए ये लगाया जाता है। तो इसमें 0.003 में सार्थक अंक 1 है। 0.0052 में 2 सार्थक अंक है, ये 2 सार्थक अंक हैं, 1, 2। 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। 2 गैर शून्य कौन कौन से हैं? जैसे कि उदाहरण देखिए, 2.005 में कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। पहला 1 और 2, 3, 4 कैसे हुआ? क्योंकि 2 गैर शून्य अंक हैं। ये 2 जो है, ये 2 गैर शून्य है, और ये 5 भी गैर शून्य, ये शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं है। 2 और 5 के बीच में जो भी आ रहा है वो सार्थक अंक आएगा। अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है, 0 नहीं होकर कोई 1 से लेके 9 तक की कोई भी संख्या है, तो और आखिरी में कोई भी संख्या है, वो बीच में कितने भी 0 आ जाए वो सार्थक अंक में ही गिने जाएंगे। तो इस तरह की संख्या में कितने बीच के 0 भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो 2.005 में 4 सार्थक अंक हैं। इस 2 और 5 के बीच में 2 0 हैं, और ये भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। ये ध्यान रहे कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होंगे हमेशा। किसी अंक के दशमलव के दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के, ये एक संख्या दी हुई है 0.200 में, तो इसके दाईं ओर यानी कि इधर जो भी जितने भी शून्य आ जाए, अनंत शून्य भी सार्थक में गिने जाएंगे। 0 अगर यही जो इधर होंगे वो सार्थक में नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इधर वाली सार्थक अंकों में नहीं गिनेंगे, लेकिन अगर यही 5, 2, 0 अगर होता, 0, 0, 0, 0 होता, तो वो सभी सार्थक में गिने जाते हैं। तो दशमलव के दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं। 200 में कितने अगर अब तो ये तो दशमलव के इधर है, लेकिन अगर यहाँ कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, 200, तो 200 में कितने सार्थक अंक है? सिर्फ 1 सार्थक अंक है। कौन? 2। देखा, एक अन्य नियम है, 5वां नियम है कि गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। अगर हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी वस्तु की
या किसी भी ऐसे भी गिनती अगर करते हैं तो अनंत तक की गिनती में अगर सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, कैसे 1.0 अगर लिखते हैं तो दशमलव के बाद आया है तो ये सार्थक अंक में गिना जाएगा। 0 0 0 1 2 3 4 5, तो जब ये हो गया तो ये तो सार्थक अंक में नहीं आएगा, लेकिन ये सार्थक अंकों में आएगा। तो कहा जा सकता है कि किसी भी नंबर के सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है, किसी भी नंबर के सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है। ये 5 नियम है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम रासायनिक संयोजन के कुछ प्रमुख नियम को पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसके अनुसार द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। इस नियम को आंतोइन लावुसिये ने सन 1789 में दिया था। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुँचे। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रसायन विज्ञान की कई संकल्पनाएं इस नियम पर आधारित हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उस द्रव्य को बनाया जा सकता है। अब एक अन्य नियम के बारे में जाते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। ये नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। अब गुणित अनुपात का नियम, ये नियम डाल्टन ने दिया था। इस नियम को किसने दिया था? डाल्टन ने। कभी कभी पूछ देता है कि इस नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो याद रखेंगे गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार, और कब दिया था? 1803 में दिया था, 1803 में दिया था, 1803 में दिया था। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में और 16 ग्राम ऑक्सीजन को जब जोड़ा जाता है तो 18 ग्राम जल का H2O का प्राप्त होता है हमें। अब गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम क्या कहता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। गैलुसैक के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें जब मिलती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब समान ताप और समान दाब होता है। ये नियम गैलुसैक द्वारा सन 1818 में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या होती है? सभी गैसें समान ताप और समान दाब पर हों। गैलुसैक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम ही है।